नमस्कार दोस्तों, चाणक्य न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार, आपका दोस्त। और दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है आज पारू के नए वीडियो ओम राजपूत साहब। दोस्तों, आप जानते हैं कि वीडियो का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिससे जाहिर होता है कि ये किसी ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए ये चयनित किए जाते हैं। उनसे हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, जानते हैं उनका क्या विचार है, उनका लाइफ जो है किस तरीके से जर्नी रही है, उनके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। सर, आप बताइए कि आपकी जर्नी किस तरीके का रही है अभी तक। सबसे पहले नवीन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने संपर्क साधा और आपने कहा कि सर हमारे चैनल के जो व्यूवर्स हैं उनको यदि प्रशासनिक क्षेत्र में आना हो तो किस तरीके से उनकी तैयारी हो जी क्या वो ऐसा कुछ करें कि उन्हें सफलता हाथ लगे। और इसके लिए आज के दिन आपने हमसे मुलाकात किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं बता दूं कि 2013 में मेरी पोस्टिंग हुई है एज ए वीडियो, और यह मेरा चौथा ब्लॉक है। इससे पहले मैं बेगूसराय और औरंगाबाद ज़िले में अलग अलग ब्लॉक में एज ए वीडियो मैंने काम किया है, और ये पारू में मैं आया। जी, मेरी पढ़ाई लिखाई से ही मैं अपनी शुरुआत करता हूँ। ठीक है मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जो है, गृह जिला, वो समस्तीपुर है। समस्तीपुर के एक शहर दलसिंह सराय से मैं हूँ, और मैट्रिक की पढ़ाई मैंने दलसिंह सराय से, और इंटरमीडिएट मैंने साइंस से किया दलसिंह सराय से ही, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई मेरी पटना से हुई। यूनिवर्सिटी से मैंने इतिहास में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। और पढ़ाई में कैसे थे सर आप? मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं बचपन से ही जी, अपने को मैंने हर विधा से जोड़ के रखा था। अच्छा, मतलब शायद मैं अपने पूरे बैच में इकलौता ऐसा विद्यार्थी था जी, जो बचपन से ही खेल के लिए भी, खेल के क्षेत्र में भी मैं सक्रिय था, पढ़ाई में भी मैं सक्रिय था, जी, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी मैं सक्रिय रहता था, जी। साहित्य से भी मेरी रुचि थी। खेल में भी रुचि थी सर? मैं खेल में भी मेरी क्योंकि रुचि आजकल के थी। युवाओं में खेल की ज़्यादा रुचि देखी जाती है। नहीं, कोई बुराई नहीं है, जी, खेल में रुचि होना कोई बुराई नहीं है। मैंने इंटरमीडिएट तक मैंने अपने शहर का प्रतिनिधित्व किया था। दलसिंह सराय से मैं फुटबॉल खेला करता था। जी, जी, और इसके अलावा मैं थिएटर की दुनिया से जुड़ा रहा। अच्छा, मैंने नाटक भी किए हैं, जी, मैंने जी, साहित्य की दुनिया से मेरा लगाव रहा, सांस्कृतिक गतिविधियों में मैं शामिल रहा, सोशल वर्क मैंने किए, और पढ़ाई भी इसके साथ साथ मेरा सक्रिय रहा। इस कारण से मेरे कलीग खेल की दुनिया में भी मिलते हैं, जी, कला के क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय हैं। जी, जी, जॉब के लिए जैसा कि आप कहें कि गंभीर पढ़ाई की शुरुआत मेरी जी, ग्रेजुएशन से शुरू हुई, क्योंकि उस दौरान मैं जब ग्रेजुएशन में कर रहा था तो मैं पटना थिएटर से जुड़ा हुआ था, और लगातार थिएटर यूनिट पटना है जिसका मैं मेंबर था। और हम लोग हर 2-3 प्रशासनिक महीने पर, अधिकारी बनने का सर कब से आपने? मैं बता रहा हूँ, वहीं पे बता रहा हूँ, बचपन से एडमिनिस्ट्रेशन में जाने की तमन्ना थी। अच्छा, और तैयारी भी मेरी उसी हिसाब से चली थी। जी, जी, शुरू से पढ़ाई पे मेरा बहुत जोर था, जी, और वो जो मेरा संबंध है पढ़ाई का, हम्म, वो आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं अभी भी पढ़ाई करता जी, हूँ। जी, जी। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि किताब ही किताब है यहाँ पर, लाइब्रेरी की तरह है सर। वो मेरा शगल है, मेरा शौक़ है, जी, और मैं रोज़ इन्हांस करता हूँ। मैं मतलब महीने में मेरी कोशिश होती है कि कम से कम कोई एक किताब जी, है। पढ़ डालूँ, और वो फिर सर लिखते भी हैं क्या? मैं लिखता भी हूँ। अच्छा, और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सीरियसली तैयारी शुरू कर दी सिविल सर्विसेज की। जी, और पीजी के दौरान मैं
उस दौरान ही पीजी के समय ही जब मैं रनिंग स्टूडेंट पीजी का था, उस दौरान भी मैंने इंटरव्यू वगैरह दिए थे सिविल सर्विसेज के, और 2013 में जाकर मेरी नौकरी लगी। सर तैयारी जो है आप कहाँ करते थे? सेल्फ स्टडी किए हैं ज़्यादा या इंस्टीट्यूट में कहीं पर्टिकुलर? देखिए मतलब इसके लिए मिक्स मेरा है, मतलब सेल्फ स्टडी तो सेल्फ ही करना, वो तो कोई आपको इंस्टीट्यूट उसको प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन मेरा जो सिविल सर्विसेज में सब्जेक्ट रहा है जी, वो मेरा हिंदी रहा है और हिस्ट्री रहा है। तो हिंदी मैंने अपने गुरुदेव श्री बलराम तिवारी सर से मैंने हिंदी की पढ़ाई की थी। कहाँ पर? पटना में, पटना यूनिवर्सिटी के बहुत रिनाउंड प्रोफेसर है श्री बलराम तिवारी, हिंदी में उनका काफ़ी नाम है जी। और हिस्ट्री मैंने मणिकांत सिंह से, डॉक्टर मणिकांत सिंह हैं जो द स्टडी दिल्ली में, मैंने हिस्ट्री की पढ़ाई उनसे की थी। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी में पीजी की पढ़ाई के दौरान स्वर्गीय विजय कुमार ठाकुर, पापिया मैम और शांत दत्ता, इम्तियाज अहमद सर, इन लोगों से भी मैंने हिस्ट्री की पढ़ाई की थी, लेकिन सेल्फ स्टडी मेरा। इसके अलावा मेरा एक और सब्जेक्ट था सिविल सर्विसेज में, मैंने बाद में ऑप्ट किया फिलॉसफी, मैंने उसको ऑप्ट किया। जब मेरा फाइनल अपॉइंटमेंट हुआ तो उस वर्ष जो मेरा सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री ना हो करके फिलॉसफी और हिंदी था। सर कितने अटेम्प्ट में आपका ये मेरा चौथा प्रयास था। इससे पहले इंटरव्यू तक मैं गया था जी, और 2013 में मेरा चौथा प्रयास में मैं सफल हुआ और खंड विकास पदाधिकारी के तौर पर मेरी नियुक्ति हुई। अब देखिए, जहाँ तक आपका जो सीधा संबंध है कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए, सर लोग स्टूडियो टाइप के दिमाग में रहता है कि 16 घंटे 20 घंटे अगर पढ़ते हैं तो शायद हम वीडियो बन सकते हैं। उनको क्या हम बताना चाहेंगे कि 16 घंटे पढ़ने से होता है या सही गाइडेंस न मिलने के कारण वो सही से तैयारी नहीं कर पाते हैं? किसी भी हेल्थ इंस्ट्रक्टर से मिलिए जी, और उससे पूछिए कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है। क्या लगातार भोजन करने से शरीर स्वस्थ रहेगा कि हेल्थी डाइट लेने से शरीर स्वस्थ रहेगा? जी। आप 16 घंटे की पढ़ाई, आज तक 16 घंटे की पढ़ाई करने वाला तो कोई मुझे नहीं मिला। 20 घंटे 16 घंटे ये मिथ की है और बोलचाल की भाषा में है। 16 घंटा आप पढ़ाई लगातार कर ही नहीं सकते हैं। जो हमारा मस्तिष्क है उसकी भी एक सीमा होती है। मेरा मानना है कि रूटीन वे में अगर 8 से 10 घंटा, 6 से 8, 10 8 घंटा एवरेज भी अगर आप प्रतिदिन पढ़ रहे हैं और रूटीन में पढ़ रहे हैं, आपने उसको बहुत साइंटिफिकली एडजस्ट किया है, विषयों का चयन इस तरीके से किया है कि आप संतुलित आपकी पढ़ाई हो, तो 8 घंटे की पढ़ाई से कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। इसलिए 16 घंटा बहुत ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है पढ़ाई पे कंसंट्रेशन लाने में आपको वक्त लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई एक स्विच है कि जैसे आपने स्विच दिया और बल्ब जल गया, तो वैसा नहीं होता। आपको मस्तिष्क को स्थिर करने में समय लगता है, क्योंकि मन जो है सो चंचल होता है। जब आप पढ़ रहे हो उस दौरान भी तरह तरह के विचार आपके दिमाग में आते रहते हैं। तो पढ़ाई में आपको फोकस करने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त समय लगते हैं। अब आप अपने को कंसंट्रेट कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण है। घंटा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो चीज़ जानना आपको ज़रूरी है, आप उस चीज़ को कैसे जान रहे हैं। माध्यम कुछ भी हो सकता है। हम लोग जिस समय तैयारी करते थे उस समय तो सोशल मीडिया से पढ़ाई में कोई हेल्प नहीं मिलता था, लेकिन आज आप देखिए कि पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। लॉकडाउन के बाद तो ऑनलाइन का, लॉकडाउन के पहले ही मैं बता रहा हूँ कि जब से यूट्यूब वगैरह आ गए हैं तो आपको बहुत सारे विषयों पे बहुत अच्छी जानकारी यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप वहाँ उस वीडियो को देख करके आप जो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं वो उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे आपका विवेक का जागृत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूट्यूब पे जो मटेरियल है बहुत मटेरियल है उसमें सर कुछ। लेकिन आपने 4 अटेम्प्ट में ये क्लियर किया है
तो सर डिप्रेशन में कहीं ना कहीं तो आप गए होंगे, फर्स्ट टाइम में, कोई सेकंड टाइम डिप्रेशन में, थर्ड टाइम में नहीं हुआ। कोई सर आजकल डिप्रेशन के नहीं। बच्चे देखो, देखा जाता है कि 2-3 बार अगर उनका क्लियर नहीं हो पाता है 2-3 बार में, तो काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरा एक भाई है, मैं देखता हूँ कि वो भी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा होता है उसके ऊपर। तो देखिए सर इस प्रेशर को हैंडल करके फिर क्लियर कैसे कर पाएगा वो? देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसमें मेरा खुद का ही अनुभव होगा, मैं दूसरों से तो मैं इसमें नहीं जान पाऊंगा कि वो कैसे रिएक्ट करते थे। जी जी। मैंने आपको बताया कि मेरे पास ऑप्शन बहुत सारे थे। तो सिविल सर्विसेज में आना, एडमिनिस्ट्रेशन में आना जो मेरा गोल था, वो गोल जरूर मेरे पास था, लेकिन मेरे पास ये स्थिति नहीं थी कि अगर इसमें नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल थे और इस कारण मैं कभी हताश नहीं हुआ था। सिविल सर्विसेज हमेशा एक प्रकार का गेम रहा है। अब आप देखिए कि सर बहुत लोगों के लिए एक सपना होता है कि सिविल सर्विस में मुझे जाना है, और वो 10-10 साल तक तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है। मैं वही बता रहा हूँ कि जिस समय हम लोग सिविल सर्विसेज के तैयारी में लगे, सीटें काफ़ी कम होती थी, लाखों की संख्या में छात्र बैठते थे। अब मान लीजिए कि 200 सीट है और 1 लाख स्टूडेंट है, तो तय है कि 99,000 से भी अधिक बच्चे जो हैं वो असफल होंगे। अच्छा, फाइनल सिलेक्शन के लिए सिर्फ ज्ञान का होना महत्वपूर्ण नहीं है, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर स्टेमिना होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और साथ साथ एक लक फैक्टर भी काम करता था। कि वो आप देखिए, अब लक, आज के युवा लोग लक को इग्नोर करके चलता है, लक कुछ नहीं होता है। शुरू में जो बच्चे लोग तैयारी करने जाते हैं सर, फिर इस बात को समझ लीजिए, लक ये नहीं है कि आपका नसीब या भाग्य, ऐसा कुछ नहीं होता है। लक ये है, आप उसको इस तरीके से समझिए कि आपने तैयारी की, आपका कुछ स्ट्रांग साइट होगा, कुछ वीक साइट है। अब आप इंटरव्यू में गए, आपका जो स्ट्रांग साइट है वहां से आपको सवाल पूछ दिया गया और आपने बेहतर जवाब दिया और आपकी सफलता जो है सो, मतलब जिसकी तैयारी किए हैं शायद आपसे वो सवाल पूछ लिया गया। ये चांस, आप लक नहीं कहिए, चांस कहिए, लक बाय चांस। लक ये नहीं है कि आपकी किस्मत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपका कुछ प्लान नहीं है, कोई भविष्य लिखा हुआ वाला कोई कंसेप्ट नहीं, कोई डेस्टिनी वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, ये मौका मिल गया, चांस ऐसा बन गया, और उस तरीके से ही अब कोई 1 नंबर से असफल हो गया और कोई 1 नंबर से सफल हो गया, तो जो 1 नंबर कम लाके असफल हुआ और जो 1 नंबर अधिक लाके सफल हो गया, तो क्वालिटी में, गुण में, स्टेमिना में तो दोनों बराबर है, लेकिन एक घट जा रहा है और एक जो है सो पोजीशन पा रहा है। तो वैसी परिस्थिति में सिविल सर्विसेज की खास करके जो तैयारी करते हैं हम लोग, मान के चलते हैं कि वैसे लोगों को बैकअप जरूर रखना चाहिए कि आपके पास क्या बैकअप है। अगर आप सिविल सर्विसेज, अब जैसे मेरे पास 2 बैकअप थे कि मैं नेट क्वालिफाइड था, तो लेक्चरशिप का चांस मेरे पास था कि मैं लेक्चरर बन सकता था। मैंने मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा किया था पटना यूनिवर्सिटी से, तो मेरे पास जर्नलिज्म में भी जाने का स्कोप था, और मैं मुतमईन था उसको लेकर के कि अगर कुछ नहीं होगा तो मैं इधर चला ही जाऊंगा। और मैं आपको बताऊं कि मैं 2007 से मैं हाजीपुर का एक कॉलेज, RN कॉलेज में वहाँ पढ़ा भी रहा था। तो जब तक मेरी फाइनली सिविल सर्विसेज में नियुक्ति नहीं हो गई, तब तक मैं एक कॉलेज में बतौर गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा था। तो ऑप्शन मेरे पास थे, हताशा की स्थिति नहीं थी, लेकिन यह बात सबके साथ नहीं हो सकती है, ये एक स्पेशल केस किसी इंडिविजुअल के साथ हो सकता है। लेकिन जो भी तैयारी में लगे हुए हैं, मेरा उनसे कहना है कि आप शिद्दत से लगिए, हो सकता है कि आप बिल्कुल पहले ही चांस में सफल हो सकते हैं, हो सकता है दूसरे, तीसरे, चौथे चांस में जाके आप सफल हो सकता है कि आप सफल नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर आपने गंभीरता से की है, तो आपके अंदर नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, वो इतना परिपक्व स्थिति में आ जाएगा
कि आप उसकी बदौलत कभी भी मतलब हताशा की स्थिति में नहीं सकते रहेंगे। हैं, आप कहीं घर लेक्चर बैठ बन नहीं सकते हैं, कुछ भी कर बहुत सकते हैं। सारे अगर ऑप्शन आप हो नॉलेज सकते हो गए तो आप किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से, जी। आपके पास यदि ज्ञान है तो ये वो ज्ञान आपको हाँ, प्लस करके ही जाएगा। कभी भी वो आपको घर बैठने भूखा नहीं रह सकते आप, रोजी भूखा रोटी नहीं। आपकी चलती रहेगी। ये प्लस पॉइंट है। तो इस कारण से हताशा की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जी थोड़ा सा मेहनत किया जाए जी और थोड़ा सा अपने को व्यवस्थित किया जाए जी। तो इंटरव्यू जो है, साक्षात्कार जो है, वह सबसे आसान विधा है। मतलब जो कंपटीशन होता है उसमें जो प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है जी। तो प्रीलिम्स में आप गेस नहीं कर सकते हैं, मेंस में भी आप गेस नहीं कर सकते हैं, या गेस कर सकते हैं लेकिन उसका परसेंटेज डाउन होगा। जी जी। लेकिन इंटरव्यू में प्रश्न को आप सबसे बेहतर तरीके से गेस कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बारे में मैं बताऊं कि जब मैं साक्षात्कार में गया तो मैंने जो प्रश्नों का जो एक श्रृंखला तैयार किया था जी, तो लगभग वो सारे प्रश्न मेरे दायरे में आ चुके थे जो मुझसे जुड़कर पूछे जा सकते थे। और यही कारण है कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। और उस समय राजवर्धन शर्मा सर का बोर्ड था और उन्होंने 111 नंबर मुझे दिए थे 150 में। और 111 नंबर बहुत अच्छे नंबर की श्रेणी में आता है। आप गेस कर सकते हैं, आप प्रश्न इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू के प्रश्न आप चुन सकते हैं, उसके उत्तर एक दिन में आपके नहीं बनेंगे। साक्षात्कार जो है उसकी तैयारी एक सिविल सर्विसेज में आने वालों के लिए साक्षात्कार की शुरुआत तैयारी उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से उसने डिटर्मिनेशन लाया अपने अंदर कि मुझको सिविल सर्विसेज में जाना है। आपको उस दिन से इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी। आपको पब्लिक होना है। आपका जो जॉब है वो घर में एक कमरा में बंद होके काम नहीं करने का है। आपको रोज सैकड़ों लोगों से मिलना पड़ेगा। अलग अलग स्थिति वाले लोग आएंगे, अलग अलग प्रश्नों के साथ आएंगे, अलग अलग चुनौतियों के साथ आएंगे और आपको फेस करना है। तो इंटरव्यू बहुत इसका क्रूशियल पार्ट है और उसकी तैयारी आपको उस दिन से ही करनी होगी जिस दिन से आपने निर्णय लिया कि मुझको सिविल सर्विसेज में जाना है। और इंटरव्यू की तैयारी जो है वो एक दिन में नहीं होती है। सवाल बहुत आसान है। इंटरव्यू में सवाल का चयन आपसे रिलेटेड, आपके क्षेत्र से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। वो आपके प्रश्न हो जाएंगे, वहीं से पूछा जाएगा, उधर कहीं भाग नहीं होगा। 70 to 80% क्वेश्चन वहीं से आएंगे, 20% क्वेश्चन बाहर के हो सकते हैं। लेकिन जवाब देने की जो शैली है, बातचीत करने का जो तरीका है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का जो तरीका है, या सामने वाले के आंख में आंख डाल करके अपनी बातों से उसको संतुष्ट करने का जो आपका तरीका है वो एक दिन में विकसित नहीं होगा। सही बात है। ये आपको लगातार एक प्रक्रिया है जो आपके अंदर जब तक विकसित नहीं होगा आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुद्दा फिर भी इंटरव्यू नहीं है। आप इंटरव्यू से पहले जो प्रीलिम्स है और मेंस है उसकी भी तैयारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोगों के समय तो 2 ऑप्शनल पेपर होते थे, अभी के समय में ऑप्शनल पेपर एक ही हो गया है। मतलब अब एक ही पेपर में आपको, और GS का पेपर होता है और आप उसके माध्यम से आपका चयन हो जाता है। आप उस मेंस में आप हमेशा उस विषय का चयन करें जिस विषय में आपकी पकड़ सबसे अच्छी हो। 2 तरीके से लोग सोचते हैं सिविल सर्विसेज में आने वाले। एक तो होता है कि भेड़ चाल में आप चले, कि आपने देखा कि कौन सा सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है, जिसमें स्कोर बहुत होता है, भले वो आपकी रुचि का है कि नहीं है, आपकी रीच वहाँ तक है कि नहीं है, उस विषय में अच्छे मटेरियल उपलब्ध हैं कि नहीं है आपके पास, और आप देख करके कि चूंकि सब इस विषय से चयन हो रहा, सबका हो रहा है, तो मैं भी इस विषय को ले लूँ तो मेरा चयन हो जाए, ये नहीं है। आपका पसंद जिस विषय में होगा, आपकी रुचि जिस विषय में होगी, आपका उत्तर उस विषय में ही बेहतर होगा। तो मेरा तो अपना
जो मानना है वो यही है कि हर विद्यार्थी को, जो न्यू कमर हैं, जो आ रहे हैं, वो देख लें कि उनकी रुचि किस में है। अगर वो ह्यूमैनिटीज से आना चाह रहे हैं, वाल्मीकि के सब्जेक्ट से, इतिहास से आना चाह रहे हैं, साहित्य से आना चाह रहे हैं, ज्योग्राफी से आना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक्स से आना चाह रहे हैं, पॉलिटी से आना चाह रहे हैं, वो देख लें कि उनकी रुचि जी। और मटेरियल सब तरफ अच्छे मौजूद हैं। आप आज के डेट में मटेरियल की कोई कमी नहीं है। आत्मसात करने की आवश्यकता है। अच्छे स्तरीय पुस्तकों को पढ़ें। पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए सिविल सर्विसेज में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ जी सर, कि यदि आप प्रश्न को समझ लेते हैं तो आपका उत्तर बन जाएगा जी। अगर आप प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप सही से उत्तर नहीं कर पाएंगे। आप क्वेश्चन को आप देखिएगा, पहले आज की डेट में सिविल सर्विसेज के जो प्रश्न होते हैं ना, वो प्रश्न सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं। उस प्रश्न को पहले आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा कि आपसे पूछा जा रहा है। और इसीलिए भी पूछा जाता है कि आप उसमें आप गलती नहीं कर रहे, वो देखना चाह रहा है कि क्या विषय की जानकारी इसके पास अच्छी तरीके से है कि नहीं, डेप्थ है कि नहीं, वाकई इसके पास जानकारी है कि ये सिर्फ प्रश्न को रट के आया है। मतलब प्रश्न को, जैसे एक सवाल ये हो सकता है, बड़ा उदाहरण के साथ मैं दोहरा हूँ कि इतिहास से अगर एक सवाल कि प्रश्न पूछा जाए कि अंग्रेजों ने भारत पे किस तरीके से अपना प्रभुत्व कायम किया, ये एक सवाल है सीधा। ये एक सवाल है। और एक सवाल ये है कि अंग्रेजों ने बेखबरी के दौर में भारत को जीत लिया। अब ये दोनों सवाल है जी। एक तो सीधा सवाल है। अब आपको देखना होगा कि जो पहला सवाल है तो कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे जीता, ये बताइए। सीधा सवाल है, सीधा आपको बताना होगा कैसे अंग्रेज आए, किस तरीके से उन्होंने यहाँ व्यापार कायम किया, फिर उस व्यापार के प्रोटेक्शन के लिए राजाओं से किस तरीके से वो संबंध कायम किया, फिर अपने व्यापार के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने अपने सुरक्षा बल कायम किए, फिर उसका सुरक्षा बल कितना प्रभावशाली हो गया कि वो राजाओं को उससे हेल्प करने लगा। धीरे धीरे उसको लगा कि अरे राजा को अपने अधीन कर लिया। धीरे धीरे राजा को अधीन नहीं, राजा को आपस में, अब एक राजा को दूसरे राजा से जब लड़ाई हो रही थी तो ये अपना सपोर्ट उसको दे देता था। आप पूरा प्रोसेस लिख रहे हैं। और एक है कि अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीत लिया। अब इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि अंग्रेज जो हिंदुस्तान में आए तो उनका एक बहुत बड़ा उनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया जाता है कि हम भारत पे दरअसल रूल करने आए ही नहीं थे, हम तो यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हुए थे और हमको भारत पे शासन करने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन भारत में परिस्थिति ऐसी बन गई, माहौल ऐसा बन गया कि मजबूरी में हमको भारत का शासक बनना पड़ा। हमारी कोई इच्छा नहीं थी, हम तो बिजनेसमैन थे भाई, हमारा बिजनेस करना उद्देश्य था और हम अपने बिजनेस के प्रोटेक्शन के लिए हमको जो कदम उठाना पड़ रहा था हम उठा रहे थे और उसी प्रोटेक्शन में जो कदम हम उठाते चले गए और इसी तरीके से भारत जो हमारे अधीन आता चला। ये नैरेटिव है, ये अंग्रेजों का एक नैरेटिव है और ये प्रश्न वहीं से खड़ा होता है। अब आप अगर ये आंसर में आप लिख देते हैं जो अंग्रेजों का नैरेटिव है, उसको अगर आप लिख देते हैं, उत्तर तो आपने दिया लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके। इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको इस प्रश्न में ये काट खड़ा करना है जो हिस्टोरिकली फैक्ट है, उस फैक्ट को ढूंढ के निकालना है कि नहीं, अंग्रेजों ने बेखबरी में भारत को नहीं जीता है, वो पूरे प्लान्ड वे में आए हुए थे। उनकी प्लानिंग थी कि कैसे हिंदुस्तान को जीते और उसको अब जब आप डालेंगे तब जाके आपका सवाल पूरा होगा। हिस्ट्री में सत्य जिसका फैक्ट है वो सत्य है। हम क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, वो केवल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है वो भी, लेकिन
फैक्ट जो है, और फैक्ट एक तरफा नहीं हो सकता है। जब आप संतुलित तरीके से फैक्ट का चयन करते हैं तब जाके पता चलेगा कि तथ्य तक आप कैसे पहुंच रहे हैं और निष्कर्ष उसका क्या निकल रहा है, और संतुलित निष्कर्ष तक। हालांकि इतिहास ही एक ऐसा विषय है जिसके उत्तर कभी एक जैसे नहीं होते। मतलब हो सकता है कि आज जो मेरा उत्तर हो इस प्रश्न का 20 साल बाद जाके वो उत्तर बदल जाए, क्योंकि नए फैक्ट्स आ जाए, नए रिसर्च आ जाए, तो नया निष्कर्ष भी आ सकता है। जैसे मेरा बताने का उद्देश्य था कि प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रश्न को समझते हैं तो आप उत्तर देने की स्थिति में रहेंगे। तो प्रीवियस ईयर के पिछले साल 10 साल 12 साल में 20 साल में जो भी प्रश्न आपको मिले आप उसको कलेक्ट करिए, टॉपिक वाइज कलेक्ट कीजिए, हर टॉपिक के प्रश्नों को एक साथ खड़ा करिए और ट्रेंड देखें कि किधर से सवाल आ रहे हैं और उसका उत्तर देने का जो हमारा तरीका है वो क्या होना चाहिए। सिविल सर्विसेज में यूपीएससी के अन्य पीसीएस के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, सारे पीसीएस एग्जाम के, यूपीएससी एग्जाम के क्वेश्चंस को इकट्ठा कर लीजिए और उस क्वेश्चन का स्टडी करिएगा तो आपको आंसर देना आ जाएगा। नॉलेज होना एक बात है, उस नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाना एक अलग बात है। और जो व्यक्ति नॉलेज है उसके पास और फिर उसको सही जगह पर पहुंचा पा रहा है वो सक्सेस है, वही सक्सेस हो रहा है। और वही भीड़ में अपने को सिलेक्शन के मोड पे, तो अगर कमी है और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस कमी के वाहक हम खुद हैं। जैसा इसके लिए ग्रुप वाइज बहुत लोग बच्चे जो है तैयारी करते हैं और ग्रुप वाइज अपना प्रैक्टिस भी करते हैं। देखिए ग्रुप में होकर के टेस्ट ग्रुप में कीजिए, टेस्ट करते हैं जी। पढ़िए ग्रुप में नहीं। अच्छा, पढ़ाई ग्रुप का चीज नहीं है। पढ़ाई स्टडी जो है वो सेल्फ का ही चीज है, एकांत में ही है, अकेले में है। लेकिन आप कितने पानी में हैं इसको जज करिए तो ग्रुप करिए उसके लिए। लेकिन अब रोज रोज ग्रुपिंग की आवश्यकता नहीं है। वो मेरा मानना है कि आप दिन तय कर लीजिए, 3 दिन, सप्ताह में 1 दिन, जब आप तय कर लीजिए कि हाँ हर सप्ताह में 1 दिन हम मिलेंगे एक जगह पे, और आप टॉपिक तय कर लीजिए। उस टॉपिक पे आप अपनी तैयारी करिए क्वेश्चन, और वहाँ पर बैठ के जज करिए। फिर लोग आपस में जो आंसर आप लिख रहे हैं उस आंसर का आप मूल्यांकन कर लीजिए और देखिए कि कहाँ आप जोड़ सकते थे, कहाँ आपने ज़्यादा लिख दिया। हाँ, देखिए अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास जानकारी नहीं है और फिर भी जब आप उत्तर देने की कोशिश करते हैं तो बहुत कुछ ऐसा लिख जाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन आपको लगता है कि आपने तो बहुत खूब लिखा है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना लिख रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या लिख रहे हैं। उत्तर बड़ा या छोटा होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि अब देखिए पीसीएस के एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन के साथ शब्द भी लिमिट किए जाते हैं कि 300 शब्दों में लिखिए, 120 शब्द में लिखिए, 150 शब्द में लिखिए, 600 शब्द में लिखिए। काफी इम्पोर्टेंट वो इस कारण कहता है कि वो देखना चाह रहा है कि क्या कितने कम 300 शब्द में अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या ये 300 शब्द में हर उस बात को लाने में सक्षम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो उत्तर से ज्यादा ये देख रहा है कि आप उसमें सब कुछ गागर में सागर भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। अब आपको 300 शब्द में लिखने के लिए कहा गया और आपने उसका 1/4 ही लिखा और आपका 300 शब्द पूरा हो गया, तो आपके दिमाग में तो आ रहा है कि आपने आंसर पूरा लिख दिया, 300 शब्द लिख दिया है, 400 शब्द लिख दिया है, लेकिन आप मार्क्स नहीं उठा पा रहे हैं। सही। तो ये बहुत चीज है कि आंसर आप कैसे दे रहे हैं। एग्जाम क्लियर न होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है। देखिए एग्जाम क्लियर नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जिन लोगों ने आपको एग्जाम से बेदखल किया है वो आपसे ज्यादा जानते हैं। जी। एग्जाम क्लियर करने का ये कारण नहीं है कि आप कितना जानते थे। एग्जाम नहीं क्लियर होने का सबसे बड़ा कारण है कि जितना सीट था उतने लोग आपसे अधिक जानते हैं। सही बात। तब जाके आप कंपटीशन का समय है काफी। आप जो है मतलब इस बात को समझिए कि यदि एक रेस चल रहा हो और हर व्यक्ति 100 मीटर के दौड़ को 12 मिनट में पूरा कर रहा हो, सही बात,
तब तो जो 11 मिनट 55 सेकंड में जो दौड़ निकाल लेगा वो जीत जाएगा जीत रेस। जाएगा, सही बात है। लेकिन यदि हम 11:55 कर रहे हैं और कोई सामने वाला आके 10 मिनट में निकाल ले तो फिर वो जीत जाएगा। सही बात है। यानी कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, कंपटीशन का मतलब ये है कि दूसरा कितना जानता है। अच्छा, जी जी। और दूसरा यदि आपसे बेहतर तैयारी कर रहा है, दूसरे यदि आपसे बेहतर तरीके से फाइट कर रहे हैं तो आपके लिए चुनौती बड़ी